नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त अमेरिका समेत पूरी दुनिया की निगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाइना विजिट पर है। मोदी फिलहाल जापान में हैं, कल चीन पहुंचेंगे, लेकिन अमेरिका के अखबारों में आज बड़े बड़े आर्टिकल छपे। अगर भारत, चीन और रूस मिल गए तो अमेरिका का क्या होगा? अगर ट्रंप के टैरिफ के जवाब में रशिया, चाइना और रूस ने कारोबारी गठजोड़ कर लिया तो इससे अमेरिका की इकोनॉमी पर क्या असर होगा? आज ट्रंप की टेंशन बढ़ाने वाली एक और खबर आई। आज रूस ने कंफर्म कर दिया कि प्रेसिडेंट पुतिन इसी साल दिसंबर में भारत का दौरा करेंगे। इसीलिए अमेरिका में ट्रंप के बड़बोलेपन और मोदी की साइलेंट डिप्लोमेसी की खूब चर्चा हो रही है। अब अमेरिकी एक्सपर्ट्स ये एनालाइज कर रहे हैं कि चीन और भारत के रिश्ते तो दुश्मनी वाले थे। आखिर मोदी ने शी जिनपिंग पर क्या जादू कर दिया कि अब सीमा विवाद के पर बात होने के बाद दोनों देशों के नेता एक दूसरे के यहाँ दौरे कर रहे हैं? क्या ये सब अमेरिका को घेरने की रणनीति है? क्या ये चीन की चाल है? अगर रूस, चीन और भारत मिलकर ट्रेड करेंगे तो अमेरिका कहाँ से सामान खरीदेगा? अपने प्रोडक्ट्स कहाँ बेचेगा? क्योंकि दुनिया का 2/3 बाजार तो अमेरिका के हाथ से निकल जाएगा। अमेरिका के एक्सपर्ट्स कितने परेशान हैं और ट्रंप के एडवाइजर प्रेसिडेंट को क्या सलाह दे रहे हैं, इसकी चर्चा करेंगे आज की बात में। इंडिया टीवी की टीम इस वक्त चाइना पहुंच चुकी है। चीन में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की कैसी तैयारी है? चीनजिंग को एससीओ समिट के लिए कितने शानदार तरीके से सजाया गया है, इसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त जापान में है, तो पहले आपको जापान का हालचाल बता दूं, जापान की तस्वीरें दिखा देता हूं। पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी 8वीं बार जापान पहुंचे हैं। इस बार मोदी जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के इनविटेशन पर इंडो जापान समिट के लिए टोक्यो में हैं। टोक्यो पहुंचने पर मोदी का भव्य स्वागत हुआ। जापान के लोगों ने भारतीय परंपरा के मुताबिक प्रधानमंत्री को वेलकम किया। मोदी के स्वागत में जापानीज समुदाय के लोगों ने गायत्री मंत्र का जाप किया और हिंदी में उनको सफल दौरे के लिए शुभकामनाएं दी। जापान में आपका हार्दिक स्वागत है और हम दिल से आशा करते हैं कि भारत और जापान के बीच और भी गहरी मित्रता और सहयोग स्थापित हो। भारी जाओ रे, बलिहारी जाओ रे, भारी जाओ रे, बलिहारी जाओ रे, मारे सतगुरु आंगन आया रे, मेवारी जाओ रे। प्रधानमंत्री मोदी को टोक्यो में शोरिंजान दारुमा-जी मंदिर की तरफ से शुभकामनाओं की प्रतीक दारुमा डॉल गिफ्ट की गई। शोरिंजान दारुमा-जी मंदिर के संत सेशी हिरोसे ने प्रधानमंत्री को यह उपहार दिया। दारुमा-जी मंदिर भारत से गए बौद्ध धर्म के संत बोधि धर्म की याद में बनाया गया है। बोधि धर्म को जापान में बुद्धिज्म की ज़ेन शाखा का प्रमुख प्रचारक कहा जाता है। कांचीपुरम के रहने वाले बोधि धर्म को जापान में दारुमा दाइशी के नाम से पहचाना जाता है। मान्यता है कि बोधि धर्म ने दीवार के सामने बैठकर लगातार 9 वर्ष तक तपस्या की थी। उनकी याद में ही दारुमा डॉल गिफ्ट करने का चलन है, जिसे जापान की संस्कृति में बेहद शुभ माना जाता है। दारुमा डॉल को जापान में कोई लक्ष्य तय करके उसे हासिल करने के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी की ये जापान यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब ट्रंप के टैरिफ को लेकर अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों में टेंशन है। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने और यूक्रेन विरुद्ध भड़काने का इल्जाम लगाकर
भारत के एक्सपोर्ट पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ऐसे में भारत जापान जैसे देशों के साथ ट्रेड बढ़ाकर अमेरिका से हुए नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रहा है। आज जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ नरेंद्र मोदी ने डेलीगेशन लेवल की बातचीत में इकोनॉमिक एंगेजमेंट बढ़ाने पर जोर दिया। मोदी ने कहा कि भारत में जापान का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो जापान को भी फायदा होगा, क्योंकि आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से डेवलप हो रहा देश है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भारत सबसे प्रोमिसिंग डेस्टिनेशन है। प्रधानमंत्री ने जापान के इन्वेस्टर से कहा कि वो भारत में निवेश करें और पूरी दुनिया के लिए प्रोडक्शन करके मुनाफा कमाएं, क्योंकि भारत पॉलिटिकली स्टेबल है, इकोनॉमिकली ग्रोइंग है और लगातार आर्थिक सुधार कर रहा है। जापान हमेशा एक अहम पार्टनर रहा है। मेट्रो से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, सेमीकंडक्टर से लेकर स्टार्टअप्स तक, हर क्षेत्र में हमारी साझेदारी आपसी विश्वास का प्रतीक बनी है। जापानी कंपनियों ने भारत में $40 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। मात्र पिछले 2 वर्षों में $13 बिलियन का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है। जेबीआईसी कहता है कि भारत सबसे प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन है। ऑटो सेक्टर में हमारी भागीदारी बेहद सफल रही है और अभी प्रधानमंत्री जी ने इसका विस्तार से वर्णन किया। हम साथ मिलकर वही मैजिक बैटरीज, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, शिप बिल्डिंग और न्यूक्लियर एनर्जी में भी दोहरा सकते हैं। साथ मिलकर हम ग्लोबल साउथ, विशेषकर अफ्रीका के विकास में अहम योगदान दे सकते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, कम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। जापान तो भारत का पुराना दोस्त है। शिंजो अबे के टाइम से जापान के लीडर्स के मोदी से रिश्ते अच्छे रहे हैं, इसलिए इस बात में कोई शक नहीं कि मुसीबत के वक्त में जापान भारत के साथ खड़ा रहेगा। आज जो भी कुछ डील्स फाइनल हुई हैं, उन सबसे इसी तरह के संकेत मिले। जापान इस बात को समझता है कि अमेरिका ने जानबूझकर भारत को कॉर्नर किया। जापान खुद भी अमेरिका का दंश कई बार झेल चुका है, लेकिन इस समय सब लोग चीन की तरफ देख रहे हैं। आज खबर आई कि चीन ने अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स को बेचना शुरू कर दिया है, जिससे अमेरिका को टेंशन है। अमेरिका पर $35 ट्रिलियन से ज्यादा का कर्ज है। अमेरिका की 3 बड़ी एजेंसीज ने वहां की क्रेडिट रेटिंग को घटा दिया है। इन एजेंसीज में मूडीज एंड फिंच, ये दोनों शामिल हैं। अमेरिकी एक्सपर्ट्स को लगता है कि अगर बाकी देश भी चीन के रास्ते पर चलते हैं और अमेरिकी कर्ज में अपनी हिस्सेदारी को घटाते हैं, तो अमेरिका की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाएगा। ये सारी बातें फॉर्मली इनफॉर्मली चीन में डिस्कस होंगी जब मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम को चीन पहुंचेंगे, 2 दिन के दौरे पर होंगे। चीन में मोदी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट में हिस्सा लेंगे। 1 सितंबर को प्रधानमंत्री की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बायलैटरल मीटिंग होने की संभावना है। इसके अलावा मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी 1-to-1 मीटिंग करेंगे। क्योंकि इस बार एससीओ समिट बीजिंग के पास तेंजिन में हो रही है, इसमें 20 देशों के नेता और 10 इंटरनेशनल संगठनों के प्रमुख हिस्सा लेंगे। इसलिए चीन ने जबरदस्त तैयारी की है। दुनिया के तमाम देशों के साथ अमेरिका के टकराव के बाद प्रेसिडेंट जिनपिंग एससीओ समिट को
चीन के ग्लोबल पावर प्रेजेंटेशन के तौर पर देख रहे हैं। इसके लिए तिएनजिन शहर में खास तैयारियां की गई हैं। इस मीटिंग से पहले चीन के मीडिया में 7 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी के चीन दौरे की खूब चर्चा हो रही है। चीन के सरकारी न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी का चीन दौरा ये दिखाता है कि भारत और चीन के रिश्ते सुधरे हैं। दोनों देश बातचीत के जरिए सीमा पर टेंशन कम करने में सफल रहे हैं और अब व्यापार बढ़ाने, एक दूसरे के टूरिस्ट को वीजा देने और एक दूसरे के यहां डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने जैसे कदमों से संबंध बेहतर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स ने विदेश मंत्री जयशंकर के जुलाई में चीन दौरे और फिर इसी महीने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के भारत दौरे को संबंधों में सुधार का सबूत बताया। चूंकि ग्लोबल टाइम्स के एडिटोरियल को चीन का ऑफिशियल बयान भी माना जाता है, अखबार ने लिखा, इसी महीने दोनों देश सीमा विवाद सुलझाने के लिए 10 पॉइंट पर सहमत हुए हैं। अखबार ने भारत पर ट्रंप के एडिशनल टैरिफ का हवाला देते हुए लिखा कि अमेरिका अपने साथी देशों के साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव कर रहा है। ऐसे में दुनिया में अस्थिरता बढ़ रही है, ग्लोबल ऑर्डर खत्म हो रहा है। ऐसे में दो सबसे ज्यादा आबादी वाले देश साथ आएंगे तो पूरी दुनिया को फायदा होगा। इंटरेस्टिंग बात यह कि मोदी के चीन पहुंचने से पहले ही वेस्टर्न मीडिया में इसकी चर्चा हो रही है। अमेरिकी मीडिया ब्लूमबर्ग ने मोदी के दौरे के कर्टन रिजल्ट के तौर पर एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा है। इसमें ब्लूमबर्ग ने दावा किया कि भारत के साथ संबंध सुधारने की पहल शी जिनपिंग ने की थी। जिनपिंग ने इस साल मार्च में भारत और चीन के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 साल पूरे होने पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी, जिसमें जिनपिंग ने भारत से रिश्ते सुधारने की ख्वाहिश जताई। ब्लूमबर्ग का कहना है कि जिनपिंग के लेटर के बाद से भारत और चीन के नेताओं के हाई प्रोफाइल विजिट शुरू हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री जयशंकर चीन के दौरे पर गए और चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत आए और अब मोदी चीन के दौरे पर जा रहे हैं। ब्लूमबर्ग ने लिखा कि जयशंकर के दौरे के बाद ही चीन ने भारत को रेयर अर्थ और केमिकल फर्टिलाइजर्स के एक्सपोर्ट पर लगी रोक हटा दी और अब दोनों देश लैंड बॉर्डर के जरिए भी ट्रेड शुरू करने वाले हैं। भारत की कई कंपनियों ने चीन की कंपनियों के साथ एग्रीमेंट साइन किए हैं। ब्लूमबर्ग ने लिखा, इस वक्त भारत और चीन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। भारत ट्रंप के टैरिफ से उबरने की कोशिश कर रहा है। चीन की इकोनॉमी सुस्त है। चीन की फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन तो खूब हो रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट के लिए नए मार्केट नहीं है। ऐसे में 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाला भारत चीन के लिए एक बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट साबित हो सकता है। हालांकि ब्लूमबर्ग ने यह भी लिखा कि पाकिस्तान के साथ चीन के नजदीकी रिश्ते भारत के संबंधों में रोड़ा बन सकते हैं। यह कोई सीक्रेट नहीं है कि ट्रेड की दुनिया में ट्रंप का पहला राइवल चीन है। चीन का अमेरिका के साथ $650 बिलियन से ज्यादा का गुड्स और सर्विस ट्रेड है। ट्रंप चाहकर भी चीन पर टैरिफ नहीं लगा सकते। दूसरी तरफ रशिया भी अमेरिका का पुराना राइवल है। ट्रंप लाख कोशिश के बावजूद पुतिन को यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए तैयार नहीं कर पाए। पुतिन अपनी मर्जी के मालिक हैं, प्रेशर में नहीं आते हैं। भारत और अमेरिका की दोस्ती पुरानी है। ट्रंप और मोदी के रिश्ते कुछ महीने पहले तक बहुत अच्छे थे। ट्रंप ने दोस्त को राइवल बना लिया। अच्छे रिश्तों को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मोदी को पाकिस्तान के साथ सीज फायर पर बार बार एम्बेरस किया। आसिम मुनीर और मोदी को साथ साथ बिठाने की नाकाम कोशिश की। भारत पर दुनिया का हाईएस्ट टैरिफ लगाया। चीन की नजर इन टूटते रिश्तों पर थी। उसने भारत की तरफ हाथ बढ़ाया, मोदी ने हाथ थाम लिया और पुतिन ने इसमें एक पॉजिटिव रोल प्ले किया। पुतिन इस बात को नहीं भूले हैं कि मोदी ने बुरे वक्त में रूस का साथ दिया। अमेरिका के प्रेशर के बावजूद रशिया से ऑयल इंपोर्ट किया। अब अगर ट्रंप से परेशान होकर ये तीनों मुल्क एक साथ आ रहे हैं तो इसके लिए सिर्फ ट्रंप जिम्मेदार हैं। ये मुकाबला लाउड माउथ और साइलेंट प्लानर्स के बीच है। भारत ने संकट में अवसर ढूंढा। मोदी इस काम में माहिर हैं। अगर एससीओ समिट के दौरान एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता है तो अमेरिका के लिए मुश्किल होगी।
अब बात करते हैं बिहार की। राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने के सवाल पर अब कांग्रेस के नेता डिफेंसिव पर हैं। बीजेपी के नेता राहुल से माफी की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच लाठी डंडे चल रहे हैं। पटना से लेकर कोलकाता, गुवाहाटी और दिल्ली तक इसी मुद्दे की गूंज सुनाई दी। हालांकि जिस शख्स ने मंच से माइक पर प्रधानमंत्री मोदी को मां की गाली दी, उसको दरभंगा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इस शख्स का नाम मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा है। मोहम्मद रिजवी दरभंगा के गांव भपुरा करमौनी से गिरफ्तार किया गया। ये व्यक्ति दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के भपुरा गांव का रहने वाला है। पेशे से ड्राइवर है और पंचर की दुकान चलाता है। मंच पर से माइक के द्वारा भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी और उनको अपशब्द बोला गया। और जो वीडियो वायरल हुआ था गाली देने का, अपशब्द बोलने का, उसका हम लोगों ने विश्लेषण किया। विश्लेषण कर जो मंच पर गाली दे रहा व्यक्ति था मोहम्मद रिजवी, उनको हमने गांव भपुरा करमौनी से रात में गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने अपना अपराध स्वीकार भी किया है। मोहम्मद रिजवी तो सलाखों के पीछे पहुंच गया। इसके बाद अब मोहम्मद नौशाद का नंबर है, क्योंकि जिस मंच से प्रधानमंत्री की माताजी को अपशब्द कहे गए, वो मंच यूथ कांग्रेस के नेता मोहम्मद नौशाद ने बनाया था। पुलिस का कहना है कि मोहम्मद रिजवी ने पूछताछ में कुछ और लोगों के नाम भी लिए हैं। पुलिस को यह भी पता लगा कि मोहम्मद नौशाद ने इस मंच पर बाहर से कुछ अराजक तत्व बुलाए थे। पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की मांग है कि मोहम्मद नौशाद को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और इस घटिया हरकत के लिए राहुल गांधी माफी मांगे। इसी मांग को लेकर आज बीजेपी के तमाम नेता हजारों कार्यकर्ताओं के साथ पटना में कांग्रेस के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट करने पहुंचे। यहां पहले से कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे, इसलिए कांग्रेस के दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी के कार्यकर्ता अपनी पार्टी के झंडे लेकर आए थे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उनकी पार्टी के झंडे थे। पहले एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी हुई। इसके बाद दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी पार्टी के झंडों के नीचे लगे हुए डंडों को हथियार बना लिया और एक दूसरे पर टूट पड़े। एक दूसरे पर जमकर डंडे चलाए। जिसके पास झंडा और डंडा नहीं था, उसने ईंट पत्थर चलाने शुरू कर दिए। हालांकि पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन पुलिस बेबस थी। जबरदस्त हंगामे के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस के दफ्तर में घुस गए, वहां तोड़फोड़ की। फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए, रोड जाम कर दी। पुलिस ने समझा बुझाकर थोड़ी देर में जाम खुलवाया। बीजेपी के प्रोटेस्ट को बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन लीड कर रहे थे। नितिन नवीन ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता तो शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के दफ्तर से पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। नितिन नवीन ने कहा कि पहले तो कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई और फिर कांग्रेस ने ही ईंट पत्थर चलाकर बीजेपी के लोगों पर हमला किया। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने गई थी, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस कार्यालय के अंदर से ईंटा पत्थर फेंके गए, हमारे आधा दर्जन से अधिक कार्यकर्ता घायल हुए। और जिस व्यक्ति के जिस प्रकार से कांग्रेस की संस्कृति बनती जा रही, आप शब्दों की मर्यादा के साथ साथ अभद्र भाषा के साथ साथ अब ईंटा पत्थर और बंदूक के नोक पर चाहते हैं कि आप हमको पीछे करें। तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पहले भी कुर्बानी दी है और आगे भी कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन हम मां के अपमान का किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। निश्चित रूप से बिहारी इसको नहीं सहन करेगा, बिहारी इसका जवाब देगा। कांग्रेस को उसके बिहार यूनिट और देश भर में मिट्टी में मिलाने में भाजपा कार्यकर्ता पूरी ताकत से लगेगा। अब मैं आपको इस मामले में कांग्रेस का पक्ष सुनवाता हूं। कांग्रेस का कहना है कि हमला बीजेपी के लोगों ने किया। सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा को जिस तरह लोगों का समर्थन मिल रहा है, उससे बीजेपी परेशान है।
इसीलिए घबराकर हिंसा पर उतर आई है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता इससे डरने वाले नहीं हैं। ये जो आज हिंसा की है, ये इस यात्रा का रिस्पांस है। राहुल जी और तेजस्वी जी की यात्रा निकली है, उसमें लाखों लोग जुड़ रहे हैं। वोट अधिकार रैली यात्रा है, वोटों की लड़ाई है। मतदाताओं के अधिकार छीनने ना दिया जाए सरकार और इलेक्शन कमीशन को, इस बात की लड़ाई है। समर्थन से घबरा कर वो हिंसा का सहारा ले रहे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं और सरकार को, निर्वाचन आयोग को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। डराकर हिंसा के माध्यम से विरोधियों की आवाज को कुचलना ये संभव नहीं होगा। हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और हिंसा से कोई डरने वाला नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं उनकी घबराहट का परिचय है। बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई, उनकी मां को अपमानित किया गया, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन एनडीए के नेता इस मुद्दे को आसानी से छोड़ने के मूड में भी नहीं है। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा, दरभंगा में कांग्रेस और आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय माताजी के खिलाफ जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है वो अत्यंत अशोभनीय है, इसकी निंदा होनी चाहिए। अमित शाह आज गुवाहाटी में थे। गुवाहाटी में अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी के लिए तू तड़ाक वाले अंदाज में भाषण दे रहे हैं, उससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हिम्मत बढ़ी है। लेकिन लगता है कि कांग्रेस के नेता इतिहास भूल गए हैं। जब जब मोदी को गालियां दी गई, तब तब कांग्रेस की लुटिया डूब गई। राहुल जी ने जिस प्रकार से घृणा की स्तर बगर की राजनीति की शुरुआत की है, उसकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माताजी के लिए जो अपशब्द कहे गए, उसकी मैं हृदय से निंदा करता हूं। और ये आज से नहीं है। मोदी जी जब से मुख्यमंत्री बने तब से सोनिया जी, राहुल जी, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, रेणुका चौधरी, हर कांग्रेस नेता ने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे। कोई मौत का सौदागर कहता है, कोई जहरीला सांप कहता है, कोई नीच आदमी कहता है, कोई रावण बताता है, कोई भस्मासुर बताता है, कोई वायरस कहता है। कांग्रेस के नेता क्या समझते हैं? इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर आपको जनादेश प्राप्त होगा क्या? जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक पहुंचेगा। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस पर अटैक किया। योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में भारत का, भारतीय संस्कृति का मान बढ़ाया। मोदी को गाली देना सूरज पर थूकने जैसा है। अभद्र भाषा का प्रयोग करके राजनीतिक मर्यादा को इन्होंने तार तार करने का काम किया है। इन लोगों को समझना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करने का मतलब सूरज पे थूकने जैसा है। ये थूक इनके ऊपर आ रहा है। जनता जनार्दन इनके कृत्यों पर कहीं ना कहीं उसकी निंदा कर रही है, अपने को अपमानित महसूस कर रही है। 140 करोड़ भारतवासी अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। बीजेपी जिस तरह से इस मुद्दे पर एग्रेसिव है, उससे कांग्रेस के नेता परेशान हैं। दिग्विजय सिंह से लेकर सचिन पायलट तक सब इस मुद्दे से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता पिछले 24 घंटे से एक ही बात कह रहे हैं कि जिस मंच से प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दी गई, वो मंच भले ही कांग्रेस का था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के किसी व्यक्ति ने मोदी को गाली नहीं दी। जिसने गाली दी उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। किसने बयान दिया, किसका बयान है, इसकी जांच पड़ताल होना चाहिए। कोई नहीं चाहेगा, कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि प्रधानमंत्री जी के कोई निजी परिवार पर किसी प्रकार का अपशब्द बोला जाए। ये कांग्रेस की संस्कृति नहीं है। पकड़िए उसको, खिलाफ कार्रवाई करिए। ओवैसी मोदी के सबसे बड़े आलोचक हैं। ओवैसी से ज्यादा तीखे अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी की मुखालफत कोई और नहीं करता।
लेकिन ओवैसी पर तो कभी प्रधानमंत्री के अपमान का इल्जाम नहीं लगा। असल में ओवैसी और राहुल गांधी में एक फ़र्क है। ओवैसी मोदी के राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन राहुल गांधी ने मोदी से व्यक्तिगत दुश्मनी पाल ली है। राहुल का अंदाज मोदी पर कटाक्ष करना नहीं, उन्हें अपमानित करना होता है। इसीलिए वो सुन मोदी, तू क्या जानता है मोदी, मोदी झूठा है, मोदी चोर है, इस तरह के वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं। राहुल ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि अकेले वही हैं जो मोदी से डरते नहीं। मोदी को गाली दे सकते हैं, तू तड़ा के अंदाज में बात कर सकते हैं। क्योंकि राहुल सार्वजनिक मंच से, रैलियों में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि अगर वो भी मोदी को गाली देंगे तो राहुल गांधी खुश होंगे। मोहम्मद रिजवी ने यही गलती कर दी और अब जनाब जेल में हैं। गाली कांग्रेस के मंच से दी गई, इसके बावजूद कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये बीजेपी की साजिश है। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती। अगर कांग्रेस इस मामले में माफ़ी मांग लेती, इसे कंडेम कर देती, तो बात ख़त्म हो जाती। लेकिन जो कांग्रेस ने किया उसे कहते हैं चोरी और सीना चोरी। प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों के इस्तेमाल का जिक्र, मोदी की मां को गाली देने का इशू आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी डील किया। उन्होंने सख्त नाराजगी जाहिर की। मोहन यादव इस बार आपकी अदालत में मेरे मेहमान हैं। मैंने राजनीति में भाषा के गिरते स्तर पर मोहन यादव से सवाल किया तो मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस भारत की संस्कृति को भूल गई है। जैसे महाभारत में गाली देने वाले शिशुपाल को भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से मारा था, वैसे ही अब देश के लोग कांग्रेस पर वोट का सुदर्शन चक्र चलाएंगे। मैं कटु शब्दों में निंदा करता हूं। हमारी इस देश की संस्कृति तो ऐसी कभी नहीं है, बल्कि और उल्टा। हमारे यहाँ तो देश के दुश्मन भी अगर सेना से युद्ध करते हुए मारे जाते हैं तो हम ससम्मान उसके शरीर को भी वापस पहुंचाने में गर्व करते हैं। और जो दिवंगत हो गई माननीय मोदी जी की माता जी, उनको कोई गाली बकता तो उसका दिमाग का दिवालियापन हो गया, ये पक्का है। उसके वो भारतीय संस्कृति को नहीं समझता। मैं कटु शब्दों में आप सबके माध्यम से भी निंदा करता हूं। अगर वो ऐसा कर रहे हैं उनको माफी मांगना पड़ेगी, माफी मांगना भी चाहिए। उन्होंने तो आपसे पूछा है कि ऐसे लोगों का इलाज क्या करना चाहिए। ऐसे लोगों का इलाज इलेक्शन कमीशन ने दिया है, बटन दबाओ, भारत माता की जय, और क्या होना है। इलेक्शन आने वाला है बिहार का, बिहार की जनता के पास बटन दबाने के लिए पूरा चांस है। मैं इसको इस रूप में ही देखता हूं कि हमारे यहाँ अतीत का एक 5000 साल पुराना भगवान कृष्ण का ही उदाहरण है। जब शिशुपाल ने 100 गलती का माफी का बुआ जी को आश्वासन दिया था, और जैसे ही 99 के बाद 100वीं हुई और उंगली उठाई, और उंगली उठाते भगवान कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र आया, और हमने सबने देखा कि 100 के बाद धड़ाम आज के समय में इलेक्शन कमीशन वो सुदर्शन चक्र देता, आप बटन दबाओ, अपने आप काम बाकी सब हो जाएगा। लोकतंत्र में किसी को मारना नहीं पड़ता है, लोकतंत्र में पराजित करके ही सारी चीजों का जवाब मिल जाता है। और मुझे इस बात की पूरा भरोसा है, बिहार की जनता ऐसे गाली बकने वालों को माफ नहीं करेगी, ये पक्की बात। इसके बाद मोहन यादव ने राहुल गांधी की भाषा पर भी सवाल उठाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आपकी अदालत में कहा कि राहुल गांधी की मानसिकता अर्बन नक्सल जैसी है, इसीलिए वो न्यायपालिका, चुनाव आयोग और मीडिया पर कीचड़ उछालते हैं। मोहन यादव ने कहा उन्हें तो हैरानी भी होती है और दुख भी, इस तरह की हरकतें करने वाले शख्स दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में विपक्ष के नेता हैं। देखिए, ये मैं बड़े जवाबदारी के साथ बोलना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी को अपोजिशन लीडर की पद की गरिमा का एहसास नहीं, वो क्या कह रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, दुनिया का आबादी में सबसे बड़ा देश भारत है, और हमारे लिए गर्व है, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक भारत का लोकतंत्र जिंदा है। भारत की सुप्रीम कोर्ट, सभी प्रकार के न्यायालयकरण से भारत का गौरव जिंदा है। भारत के इलेक्शन कमीशन के कारण से भारत का लोकतंत्र जिंदा है। और दुर्भाग्य के साथ अर्बन नक्सल मानसिकता के आधार पर राहुल गांधी इन सब पे प्रश्न उठाते हैं, ये हमारे लिए सर्वाधिक शर्म की बात है, बहुत निंदाजनक बात है। अगर वो लोकतंत्र के पिलर्स पे प्रश्न उठा रहे हैं,
उनको अगर सुप्रीम कोर्ट पसंद नहीं है, अगर उनको इलेक्शन कमीशन पसंद नहीं है, अगर उनको सेना के ऊपर वो हमारी सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, उसके सबूत मांगते हैं, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को डूब मरना चाहिए अगर वो ऐसी बात करते हैं। आपकी अदालत में मोहन यादव की जिंदगी के शुरुआती दौर पर सवाल पूछे गए, उनके कई राज खुले। उनके पास मौका था डॉक्टर बनने का, कलेक्टर बनने का, एक्टर बनने का, लेकिन मोहन यादव ने राजनीति को प्रेफरेंस दी। मोहन यादव महाकाल के शहर उज्जैन से आते हैं। मैंने उनसे महाकाल की मान्यताओं के बारे में भी पूछा, भस्म आरती के बारे में पूछा और आंधी तूफान में महाकाल मंदिर के परिसर में मूर्तियों के टूटने के अपशकुन के बारे में भी सवाल किया। सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे और मोहन यादव का सुरीला अंदाज भी आपको देखने को मिलेगा आपकी अदालत में कल रात 10 बजे। प्लीज वेलकम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। बाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी भाषा की मर्यादा तोड़ी। महुआ मोइत्रा ने कहा, अगर गृह मंत्री अमित शाह बांग्लादेशी घुसपैठियों को नहीं रोक सकते तो उनका सिर काटकर प्रधानमंत्री की टेबल पर रख देना चाहिए। इस बयान के बाद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कृष्णानगर कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। असल में बीजेपी बंगाल में भी वोटर लिस्ट के रिवीजन की मांग कर रही है, घुसपैठियों को देश से निकालने की बात कह रही है। इसीलिए आज महुआ मोइत्रा ने कहा कि जो लोग बार बार घुसपैठियों का मुद्दा उठाते हैं उन्हें यह सवाल देश के होम मिनिस्टर से पूछना चाहिए, क्योंकि घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी तो होम मिनिस्ट्री की है। महुआ ने कहा कि अमित शाह होम मिनिस्टर के तौर पर घुसपैठ रोकने में नाकाम रहे हैं, इसलिए गृह मंत्री का सिर काटकर प्रधानमंत्री की टेबल पर रख देना चाहिए। ওনার তো আমি আমার কাছে একটা পরিষ্কার প্রশ্ন যে ওরা খালি বলে যাচ্ছে অনুপ্রবেশকারী। उनको लेकर मेरा सवाल है कि वो लगातार कहे जा रहे हैं घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया। हमारी बात सिंपल है कि भारत की जो सीमा है उसकी रक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है, डायरेक्टली गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले में भाषण के दौरान बार बार कहा था घुसपैठिया घुसपैठिया, जिसकी वजह से भारत की डेमोग्राफी बदली जा रही है। प्रधानमंत्री ये बातें जब कह रहे थे उस समय पहली पंक्ति में बैठकर उनके गृह मंत्री बेशर्म की तरह ताली बजा रहे थे। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर भारत की सीमा की रक्षा करने के लिए कोई नहीं है, अगर हर रोज हजारों लाखों करोड़ों में लोग भर जा रहे हैं जो कि हमारी माँ बहन पर आंख उठाकर देख रहे हैं, हमारे जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, तो सबसे पहले अमित शाह का सिर काट कर आपके टेबल पर रखना चाहिए। महुआ मोइत्रा के बयान पर बीजेपी ने सख्त नाराजगी जताई है। बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि एक सांसद के तौर पर महुआ मोइत्रा को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से हिंसा को बढ़ावा देता है। राहुल सिन्हा ने कहा, घुसपैठ के पीछे असली जिम्मेदार तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, जिसने बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दी, जिसकी वजह से अवैध घुसपैठ हो रही है। इतना ही नहीं, इन घुसपैठियों को तृणमूल कांग्रेस के लोग ही आधार कार्ड और वोटर कार्ड दिलवा रहे हैं। इसलिए महुआ मोइत्रा को दूसरों को कोसने के बजाय तृणमूल कांग्रेस को कोसना चाहिए, क्योंकि घुसपैठ के असली जिम्मेदार उन्हीं की पार्टी है। एक सांसद ऐसा बयान देंगे तो हिंसा में प्रोत्साहन देने का काम हो रहा है। महुआ मोइत्रा को तो अभी गिरफ्तार करना चाहिए और कानूनन कार्रवाई उनके खिलाफ होना चाहिए। केंद्रीय सरकार इतना बार बोला जो बॉर्डर में काटा तार का फेंसिंग होना चाहिए, और बहुत सारे जमीन अभी खाली है जहां पर काटा
तार का फेंसिंग नहीं हो पाया और एक हालिया सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के लिए, कारण सरकार इतना बार बोलने का बावजूद भी कोई जमीन नहीं दिया, तो उसी जगह से तो घुसपैठी घुस रहा है। कहां घुसते हैं तो तृणमूल का थाना एरिया में, पुलिस स्टेशन एरिया में, और वो वोटर लिस्ट में नाम कहां पर घुसाता है, आधार कार्ड कौन उनको बना के देता है, वो तो तृणमूल कर रहा है। इसीलिए महुआ मोइत्रो को तो गाली देना चाहिए तृणमूल कांग्रेस को, जो कांटा तार का फेंसिंग नहीं करने दे रहा है। ये कोई सीक्रेट नहीं है कि बॉर्डर पर ऐसे कई गांव हैं जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं। यहीं से बंगाल में घुसपैठ होती है, और घुसपैठ आज से नहीं, दसियों साल से हो रही है। इन घुसपैठियों के राशन कार्ड, वोटर कार्ड और दूसरे पहचान पत्र बने हुए हैं। पहले ये लेफ्ट के वोटर थे, अब ममता के साथ हैं। पहले लेफ्ट इन्हें प्रोटेक्ट करता था, अब ममता इन्हें प्रोटेक्ट करती है। इसीलिए बीजेपी घुसपैठ को बड़ा इशू बना रही है, और ममता बनर्जी भी जानती हैं अगर बंगाल में वोटर लिस्ट रिवाइज हुई तो उनकी पार्टी को नुकसान होगा। इसीलिए ममता इसका तीखा विरोध कर रही हैं। हालांकि विरोध करना ममता और उनकी पार्टी के नेताओं को पूरा हक है, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल महुआ मोइत्रा ने किया, उससे विरोध नहीं, नफरत कहा जा सकता है, और नफरत की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। आज योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को डराने धमकाने वालों को, हिंदुओं को पलायन के लिए विवश करने वालों को सख्त चेतावनी दी। प्रतापगढ़ में योगी ने कहा, जो डेमोग्राफी बदलने की कोशिश करेगा, अब उसे खुद घर बार छोड़ना पड़ेगा और भागना पड़ेगा, खुद पलायन करना पड़ेगा। योगी का इशारा संभल की तरफ था। असल में संभल हिंसा पर जांच कमीशन की जो रिपोर्ट आई है, उसमें खुलासा किया गया कि संभल में हिंदुओं की आबादी घटकर 15% रह गई है। ज्यादातर हिंदू डर के कारण पलायन कर रहे हैं, उनके संपत्तियों पर कब्जा हो गया है। इसीलिए आज योगी ने कहा कि संभल के बारे में जांच कमीशन की रिपोर्ट से साफ है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकारें दंगे करवाती थी, वोट के चक्कर में मुसलमानों को प्रोटेक्शन देती थी और हिंदुओं पर जुल्म करवाती थी। सरकार और प्रशासन की मदद से संभल की डेमोग्राफी बदलती जा रही थी। योगी ने कहा कि अब देश में मोदी की और यूपी में योगी की सरकार है। डबल इंजन सरकार किसी भी इलाके की डेमोग्राफी बदलने नहीं देगी, और जो भी कोशिश करेगा उसे अंजाम भुगतना होगा। ये समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन है, ये इंडी गठबंधन एंटी इंडिया गठबंधन है, एंटी इंडिया गठबंधन है। ये भारत विरोधी गठबंधन है। ये भारत की आन बान और शान के साथ खिलवाड़ करने वाला गठबंधन है। भारत को अराजकता की भट्टी में झोंकने वाला गठबंधन है। इनकी सहानुभूति 140 करोड़ भारतीयों के प्रति नहीं, इनके द्वारा भारत के संवैधानिक संस्थाओं को सम्मान नहीं दिया जाता है। ये वही गठबंधन है जो अपने समय में, जब इन्हें सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ था, उस समय इन्होंने प्रदेश के अंदर और देश के अंदर अराजकता का तांडव किया था। आपने कल देखा होगा न्यूज़पेपरों में, आज के न्यूज़पेपर में और कल के विजुअल मीडिया और सोशल मीडिया रंगे हुए थे। संभल में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है, और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज एक डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी, और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। अब तुष्टीकरण नहीं,
संतुष्टिकरण के माध्यम से सशक्तिकरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। संभल हिंसा पर जांच कमीशन की रिपोर्ट में जो दावे किए गए हैं उनको ग्राउंड पर वेरीफाई करने के लिए मैंने अपने संवाददाता अभय पाराशर को संभल भेजा। आप अभय पाराशर की रिपोर्ट देखेंगे। जिन लोगों ने संभल में अपने घरों और दुकानों पर ताले लगाकर दूसरे शहरों का रुख कर लिया, उनकी बात सुनेंगे तो अंदाज़ा होगा कि पिछले 50 साल में संभल में हिंदुओं की आबादी घटकर 15% क्यों रह गई। अभय ने बताया कि संभल के जिन मोहल्लों में पहले हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी, अब उन मोहल्लों के ज़्यादातर मकानों पर या तो ताले लटके हैं या फिर इन मकानों को बाहर से आकर संभल में बसे मुसलमानों ने खरीद लिया। संभल के डाकखाना रोड पर ज़्यादातर घर और दुकानें हिंदुओं की हैं। इस इलाके में कभी बड़ा बाजार हुआ करता था, लेकिन अब ये मोहल्ला सुनसान है क्योंकि ज़्यादातर हिंदू अपने बच्चों को लेकर सामान समेटकर मुरादाबाद, दिल्ली और गाजियाबाद जैसे इलाकों में शिफ्ट हो गए। मकान नंबर 1, ये मकान है ये मकान है महेंद्र गुप्ता नाम के शख्स का। फिलहाल मकान में कोई नहीं रहता, ये लोग मुरादाबाद शिफ्ट हो गए हैं। ये दूसरा मकान है राजीव गुप्ता का, जिनकी यहां पर इस तरीके से बालाजी कॉस्मेटिक की दुकान थी। ये भी यहां से शिफ्ट हो गए हैं, मुरादाबाद चले गए हैं। इसके अलावा और भी इस पूरी गली के अंदर ऐसे कई मकान हैं जो लोग अपने काम को, अपनी दुकान को बंद करके यहां से शिफ्ट हो गए। ये देखिए तीसरा मकान, इस मकान पर भी ताला लगा हुआ है। ये मकान किसका है भैया? राजू गुप्ता है उनका। राजू गुप्ता क्या काम करते थे? इनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी मेहनता की। और अब कहां पर हैं? अब तो बाहर चले गए, सब बच्चे डॉक्टर हो गए, MBBS हो गए, तो सब बाहर चले गए। तो यहाँ मकान में कोई नहीं रहता? कोई नहीं। तो ऐसी क्या वजह, किस बात का डर है यहाँ? काम नहीं है लोगों की, मैं बता रहा हूँ ना, ह्यूमिनिटी यहाँ पे हम लोगों की बहुत कम है। ये देखिए ये ताला यहाँ पर लगा हुआ है और ये अब चौथा मकान हम आपको दिखा रहे हैं। ये मकान है, यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है। अपनी मकान दुकान आप देखिए, आलीशान मकान है लेकिन घर पूरी तरीके से इस वक्त सुनसान है क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं रहता। ये पांचवा मकान, ये देखिए इस मकान पर भी यहाँ पर ताला लगा हुआ है और सबकी वजह बता रहे हैं कि यहाँ पर काम धंधा नहीं है। अगर मुस्लिम लोग हैं तो वो मुस्लिम लोगों से ही सामान खरीदते हैं और डेमोग्राफी इसी तरीके से बदली है। ये पूरी लिस्ट है मेरे हाथ में जो रजिस्टर है, तकरीबन 10 लोग तो ऐसे हैं जो कि ऑन रिकॉर्ड हैं। संजय, राजीव, महेंद्र, जितेंद्र, रूप, सौरभ, अंकुर, उमाकांत, श्रीकांत, जो कि यहां से अपना मकान छोड़ के चले गए हैं। संभल के कई हिंदू परिवार पलायन करने के बाद अब मुरादाबाद की मिलन कॉलोनी में रहते हैं। अब मैंने इन हिंदू परिवारों को भी खोज के निकाला। इन्हीं में से एक संजय गुप्ता का परिवार भी है। संभल में संजय की दुकान थी, बड़ा सा मकान था, लेकिन मजबूरी में उन्हें सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। संजय गुप्ता ने कहा कि 1978 के दंगे में हिंदुओं के कत्लेआम के बाद न प्रशासन ने हिंदुओं की मदद की, न सरकार ने कोई सुध ली, न कोई राजनीतिक पार्टी हिंदुओं के बचाव में खड़ी हुई। इसलिए ज्यादातर हिंदू संभल से पलायन कर गए। संजय गुप्ता ने दावा किया कि संभल में हिंदुओं की आबादी 15% नहीं बल्कि सिर्फ 9% बची है। उन्होंने कहा कि संभल के मुसलमान अब हिंदू की दुकानों से सामान नहीं खरीदते, इसलिए हिंदू व्यापारियों के लिए वहां कारोबार कर पाना नामुमकिन हो गया है। हिंदुओं को धमकियां दी जाती हैं, हिंदुओं की संख्या भी कम है, ऐसे में कौन अपने परिवार को खतरे में डालेगा, यह सोचकर हिंदुओं ने संभल को छोड़ दिया। आप जो एक 15% हिंदू कह रहे हैं वो शहरी क्षेत्र में वो 9% है। ये जो 15% है ये देहात क्षेत्र का मिलाकर माना जाता है। शहरी क्षेत्र में 9% हिंदू और 91% मुस्लिम आबादी है और जो वहाँ पर लगातार प्रशासन की अनदेखी की वजह से ये सब चीज़ें होती रही हैं और मुसलमान वहाँ पर लगातार अपना दबदबा मनाते रहे। और जहाँ कुछ एरियाज जो कुछ दो ही मोहल्ले हैं, एक मोहल्ला ठेर है, एक मोहल्ला कोट है संभल में, जहाँ पर हिंदू आबादी है, बाकी तो सब क्षेत्र बितरे हैं। थोड़ा सा गंदगी वाला माहौल जो रहा उसकी वजह से बहुत सारे लोग निकल कर चले गए, कोई मुरादाबाद, कोई दिल्ली, कोई और अलग अलग शहरों में। बहुत भयंकर माहौल था उस समय पर, तो हर तरफ सिर्फ अल्लाहू अकबर की आवाज़ आती थी। इधर से 2-4 जो भी परिवार थे अपनी सेफ्टी में, हम भी इधर से हर हर महादेव के नारे लगाते थे। 78 का झगड़ा तो मेरे को बहुत सारा याद है बिल्कुल, जहाँ फायरिंग हो रही थी सामने से, मंजर सफ़ी या लोग
सामने हमारे अपने मोहल्ले वाले लोग नहीं होते थे, लेकिन ये पीछे से जो बाहरी लोग आ जाते थे वो उन लोगों ने इस माहौल में बहुत ज़्यादा गंदगी पैदा करी है। जो प्रशासन चाहेगा वैसा ही होगा। प्रशासन बिल्कुल भी हिंदू के पक्ष, मतलब एक वो मुस्लिम परस्त जो थे वो प्रशासन वहाँ पर था। मुरादाबाद की मिलन कॉलोनी में अभय पाराशर को संभल के कई हिंदू परिवार मिले। संभल छोड़ने की सबकी कहानी एक जैसी है। सतीश गर्ग की संभल में बड़ी फैक्ट्री थी, लाखों का कारोबार था। गर्ग परिवार ज्वाइंट फैमिली में रहता था, मुस्लिम परिवारों के साथ उठना बैठना था। लेकिन 1978 के दंगों के बाद सब कुछ बदल गया। सतीश गर्ग ने कहा कि 1978 के दंगों में उनके मामा की हत्या कर दी गई, फैक्ट्री जला दी गई, कई हिंदुओं को आग में जिंदा झोंक दिया गया। इस दंगे के बाद संभल का माहौल बिल्कुल बदल गया। हिंदू परिवार दहशत में जीने लगे। हिंदू घरों की बेटियों को मुस्लिम लड़के टारगेट करने लगे। कारोबार ठप हो चुका था, इसलिए उन्होंने संभल छोड़ने में ही भलाई समझी। किसी एक अफवाह पर जो है पूरा बलवा कर दिया गया और उसमें हमारी फैक्ट्री को आग लगी थी। करीब हमारा 8-10 लाख रुपए का नुकसान हुआ था उस वक्त। बैंक में जो है हमारा सब माल वो था, सब लूट के ले गए थे और ट्रक वगैरह था, ट्रक खड़ा था, वो सब जला दिया था। हमारे मामा जी की डेथ को मारा था और वहाँ पर आप समझे जो हमारी गद्दी थी जहाँ हम बैठते थे, वहाँ पर 9 लोगों की लाशें एक के ऊपर एक रख के जिंदा जला दी गई थी। वहाँ रख के उन लोग जो हिंदू बच्चों के स्कूल होते थे, वहाँ इस बात का विशेष ध्यान देखा जाता था कि जो मुसलमान बच्चे होते थे वो मतलब उनको टारगेट करने की कोशिश करते थे। हिंदू लोग हैं वो वहाँ पर रहने ही नहीं चाहते, क्योंकि जब जैसा शासन होता है वैसी प्रशासन होता है। शासन जो है वो सब तुष्टीकरण की नीति अपनाता था, इसलिए प्रशासन भी उसी तरह से व्यवहार करता था। हिंदुओं की बात सुनी नहीं जाती थी। मुसलमान जो कहते थे वो बात छोटी बात भी उस पर उनकी बात पर ध्यान दिया जाता। हिंदू लोग जो थे उनकी बात को कोई सुनता नहीं था, उन पर जो अत्याचार होते थे। अभय पाराशर ने इस तरह के दर्जनों लोगों से बात की। वक्त की कमी है, मैं सबकी बात तो आपको नहीं सुनवा सकता, लेकिन मैंने सबकी बात सुनी है। सबकी कहानी एक जैसी है, सबका दर्द एक जैसा है। अगर किसी को डर के कारण अपना घर छोड़ना पड़े, इससे ज़्यादा तकलीफ की बात, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। क्योंकि अभी तक किसी सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी ने हिंदुओं का दर्द नहीं देखा, संभल के हालात को जानने की कोशिश ही नहीं की। इसीलिए जब योगी ने संभल में सख्ती की, संभल की विरासत को संभालने का संकल्प लिया, तो जो लोग डर के कारण अब तक बोल नहीं रहे थे, सामने आकर अपनी बात कहने की हिम्मत जुटा पाए हैं और ये बदलाव का बड़ा संकेत है। मैं आपको मुंबई का हाल बता दूं। मुंबई में हर इलाके में जाम लगा हुआ है। अभी तक दफ्तरों से निकले लोग अपने घर नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल अपने हजारों सपोर्टर्स के साथ मुंबई पहुंच गए हैं। जरांगे पाटिल ने आजाद मैदान में आमरण अनशन शुरू कर दिया है, लेकिन उनके सपोर्टर्स मुंबई में जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आंदोलन करने वालों ने सड़कों पर गाड़ियां पार्क कर दी हैं, इसलिए आज मुंबई के लोग दिन भर परेशान रहे। जरांगे पाटिल ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक उनके सपोर्टर्स मुंबई में जमे रहेंगे। हालांकि मुंबई पुलिस ने पाटिल को सिर्फ 1 दिन प्रोटेस्ट करने की इजाजत दी थी, लेकिन अब इसे 1 और दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल मनोज जरांगे पाटिल से बात कर रहे हैं। अभी भी मुंबई सीएसटी स्टेशन और उसके आसपास की सड़कों पर आंदोलनकारी दिखाई दे रहे हैं। सी लिंक से सीएसटी स्टेशन और चर्च गेट को जोड़ने वाली कोस्टल रोड पर जाम लगा हुआ है। आंदोलन की वजह से कई रूट डाइवर्ट किए गए हैं, जिसकी वजह से अटल सेतु, ईस्टर्न फ्रीवे, चेंबूर, घाटकोपर, विक्रोली, नवी मुंबई और साउथ मुंबई के कई इलाकों में ट्रैफिक स्लो है। आज शाम को पीक आवर में हजारों आंदोलनकारी मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन के अंदर घुस गए। इस वजह से लोकल ट्रेन पकड़ने आए यात्रियों को काफी परेशानी हुई। मराठा आरक्षण का मामला सियासी है, इसको लेकर आंदोलन कई साल से चल रहा है।
इस दौरान कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, बीजेपी की सरकार ने रही। देवेंद्र फडणवीस ने तो मराठा आरक्षण का बिल पास भी कर दिया, लेकिन ये मामला कोर्ट में जाकर लटक जाता है। आज फडणवीस ने कहा उनकी कैबिनेट इस मुद्दे पर विचार कर रही है, लेकिन वो चाहते हैं कि अब इस मांग को फाइनली सॉल्यूशन निकाला जाए, इसलिए इसमें देर लग रही है। मुझे लगता है कि आंदोलनकारियों को मुख्यमंत्री की बात समझनी चाहिए। मनोज जरांगे पाटिल को आंदोलन करने का पूरा अधिकार है, लेकिन उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस वक्त गणेश का उत्सव चल रहा है और उनके आंदोलन से मुंबई के आम जनता को दिक्कत हो रही है, ये ठीक नहीं है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस के नेताओं को चेतावनी दी। कहा कि कांग्रेस के लीडर महिलाओं का, बहन बेटियों का अपमान बंद करें, वरना मध्य प्रदेश के लोग कांग्रेस की बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिला देंगे। असल में मोहन यादव आपकी अदालत में मेरे मेहमान हैं। मैंने उनसे मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान पर कमेंट मांगा। जीतू पटवारी ने कहा था कि मोहन यादव की सरकार ने मध्य प्रदेश की महिलाओं को शराबी बना दिया है। इस पर मोहन यादव का पूरा जवाब तो आप सुन पाएंगे कल रात 10 बजे, लेकिन इसकी एक झलक आपको दिखा देता हूं। आपने कहा कि मैं मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाना चाहता हूं, दूध की नदियां बहें ऐसा बनाना चाहता हूं, और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आपने मध्य प्रदेश को शराब का सेंटर बना दिया। आपने तो महिलाओं को शराबी बना दिया। सबसे ज्यादा शराब मध्य प्रदेश की महिलाएं पीती हैं। ये जिसने भी कहा है वो कांग्रेस के नेता हैं। अब मैं कांग्रेस के बारे में क्या कहना चाहूँगा, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बहनों को टंच माल कहते थे, इसलिए कांग्रेस की दुर्दशा हुई। आंकड़े बता रहा है कि माता बहनें कोई शराब नहीं पीती है, ये तो उनकी रात को नहीं उतरी थी इसलिए वो बोल गए, उनको और कुछ बने था। आज की बात में इतना ही। चलते चलते आपको बता दूं, कल आपसे मेरी मुलाकात होगी आपकी अदालत में। मोहन यादव मेरे मेहमान होंगे। जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो इस फैसले ने सबको चौंकाया था। आपकी अदालत में मैंने मोहन यादव से पूछा, जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो अखिलेश यादव ने कहा था ये थोड़े दिन के मुख्यमंत्री हैं, इन्हें यूपी और बिहार में यादव वोट को प्रभावित करने के लिए लाया गया है। इस पर मोहन यादव ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कई चुनाव निकल गए और अखिलेश की बात गलत साबित हुई। मोहन यादव ने राहुल गांधी के वोट चोरी के इल्जाम पर भी कमेंट किया। आप ये पूरा शो देख सकेंगे शनिवार रात 10 बजे। मोहन जी, जिस दिन आप मुख्यमंत्री बने उसी दिन कांग्रेस वालों ने कहा था अब दिल्ली से चलेगी सरकार। कांग्रेस की सरकारों की वो असलियत बता रहे थे। जिस तरह से आपको मुख्यमंत्री बनाया गया, मैंने सुना कि आप खुद ही चौंक गए थे। हम तो बल्ब हैं, बटन दबाया तो चालू। हमको मालूम पड़ा कि हमारी टिकट किसी को लौटाना तो लौटा दी। उन्होंने कहा आपको सीएम बनना था, हम भी बन गए, हमको क्या दिक्कत। तो किसने दबाया बटन? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे।